नमस्कार साथियों आज हम बात करने जा रहे हैं जो वरिष्ठ टीचर्स हैं स्कूल में, सबसे सीनियर टीचर्स हैं, चाहे वो इंचार्ज हेड हो चाहे हेड टीचर्स हो। आखिर इनको सरप्लस क्यों दर्शाया जा रहा है, क्यों इनको स्कूल से हटाया जा रहा है, आखिर सरकार की क्या है मंशा और इससे इनको फायदा है या घाटा है। यहाँ साथियों, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट जो पॉलिसी गवर्नमेंट लाई है, हाई कोर्ट ने जो आदेश दिया है, क्या इससे इनको फायदा होगा टीचर्स को या नुकसान होगा। इस वीडियो में साथियों आज मैं आपको A to Z जानकारी बताने जा रहा हूँ। काफ़ी टीचर्स परेशान हैं कि भैया हमें हटा के कहीं दूर भेजा जा रहा है, ये किया जा रहा है, हमारी सीनियरिटी चली जाएगी, हम जूनियर हो जाएंगे उस स्कूल में जाके जो भी हम जाएंगे हम वहाँ जूनियर बन जाएंगे। तो आखिर साथियों क्या है, क्या वो जूनियर बनेंगे, क्या इनको प्रमोशन में लाभ मिलेगा। क्योंकि प्रमोशन जो होते हैं वो ये होता है कि भैया पहले जो स्कूल ज्वाइन किया वो सीनियर माना जाता है। अब ऐसे में जो सीनियर टीचर्स है पहले से, उनको अगर स्कूल चेंज कर दिया जाएगा तो निश्चित ही जो दूसरे स्कूल में पहुंचेंगे तो जब वो ज्वाइन करेंगे तो ओबियसली नियम के अनुसार, जो जिला वाइज जो नियम अपने अपने चलते हैं उसके अनुसार तो वो जूनियर हो जाएंगे। तो क्या उनका प्रमोशन नहीं हो पाएगा कभी। साथियों तमाम सवाल है, आज हम बात करेंगे फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पॉलिसी क्या है और इसमें शिक्षकों को कितना नुकसान है या फायदा है, इस पर चर्चा करेंगे। अतः साथियों सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल एम्प्लॉयड हेल्पर को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जी हाँ साथियों, हमें सपोर्ट कीजिएगा यार, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सही और सटीक जानकारी सिर्फ हमारे चैनल पर मिलेगी। यहाँ पर साथियों सही और सटीक जानकारी मिलती है, यहाँ फालतू की बातें नहीं, यहाँ मीठी गोलियां नहीं देते बल्कि रियलिटी बात करते हैं। रियलिटी, सच्चाई कड़वी भी होती है, सच्चाई अच्छी भी होती है, मीठी भी होती है। भले ही कड़वी हो लेकिन सच्चाई होनी चाहिए, जिससे साथियों आपको कोई दिक्कत ना हो। देखिएगा साथियों, मेरे पास एक मैसेज आया है और मुझसे कहा गया है सर, ये मैंने मैसेज देखा और पूरा पढ़ा, ये मैसेज में जो बात कही गई है वो मुझे 95% बिल्कुल सही लगी। और आज मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पॉलिसी से नुकसान है या फ़ायदा है। देखिएगा, मैं मैसेज पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा और बाकायदा इसको मैं एक्सप्लेन भी आपको करूँगा, इसलिए वीडियो ध्यान से सुनिएगा। सरप्लस शिक्षकों का ट्रांसफ़र का फीफो फार्मूला क्या है, फीफो रूल और कैसे तय होती है आपके स्कूल की जनपद की सीनियरिटी, कैसे तय होगी आपके स्कूल की और जनपद की सीनियरिटी। सरप्लस शिक्षकों का जो ट्रांसफ़र है वो फीफो के अनुसार होगा। फीफो फार्मूला लागू किया है कोर्ट ने भी और सरकार ने भी। अब चाहे आप कोर्ट जाइएगा, राहत नहीं मिलेगी, फीफो के तहत ही कार्य होगा। क्या है फीफो रूल और कैसे तय होती है आपकी स्कूल जनपद की सीनियरिटी, ठीक है। जो पहले आया क्या वही सबसे पहले जाएगा, आखिर इसकी क्या है विस्तृत रिपोर्ट आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिएगा, उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों के बेसिक शिक्षा विभागों में सरप्लस शिक्षकों के समायोजन के लिए फीफो नियम का पालन किया जाता है। सरल शब्दों में कहें तो जो पहले आया है वो पहले जाएगा। इस नियम का मुख्य उद्देश्य छात्र शिक्षक अनुपात पीटीआर को संतुलित करना और स्कूलों में शिक्षकों की अधिकता को समाप्त करना है। आइए समझते हैं कि यह नियम स्कूल और जनपद स्तर पर वरिष्ठता यानी आपकी सीनियरिटी और समायोजन को कैसे प्रभावित करेगा। देखिएगा, सबसे पहले हम जानते हैं कि फीफो नियम क्या है और यह कैसे काम करता है। देखिएगा, फीफो का पूरा नाम है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है। सरप्लस प्रक्रिया में इसका मतलब यह है कि जो शिक्षक वर्तमान विद्यालय में सबसे पहले नियुक्त या स्थानांतरण होकर आया था, यानी कि जिसकी उस स्कूल में सेवा अवधि है वो सबसे ज़्यादा है, यानी आपके स्कूल में जो सबसे ज़्यादा सीनियर है उसे हम मानेंगे, सबसे ज़्यादा सेवा लंबी अवधि है उसे सबसे पहले सरप्लस माना जाएगा। और उसी का ट्रांसफ़र दूसरे शिक्षक बिन या कम शिक्षक वाले स्कूल में किया जाएगा, या तो शिक्षक बिन होगा या एकल टीचर्स होगा, वहाँ पे किया जाएगा। यह काम कैसे करता है मैं आपको बता दूं, उदाहरण दे रहा हूँ एक, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए एक प्राथमिक विद्यालय में कुल 3 शिक्षक कार्यरत हैं। आपका कोई स्कूल मान लीजिए जिसमें 3 टीचर्स हैं, लेकिन छात्र संख्या घटने के कारण विभाग के नियमों के अनुसार वहाँ केवल 2 शिक्षकों की जरूरत है। ऐसे में एक शिक्षक सरप्लस हो जाएगा, यानी अतिरिक्त हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल ले रहा हूँ, जैसे किसी विद्यालय में 65 बच्चे हैं, 60 से ऊपर बच्चे हैं, वहाँ पे 3 टीचर्स हैं। अब वहाँ पर 60 से नीचे बच्चे हो गए, 60 बच्चे रह गए, मान के चलिएगा 60 बच्चे रह गए, तो
आरटी जो नियम कहता है प्राइमरी में 1 से लेकर 60 तक जिस स्कूल में बच्चे होते हैं वहाँ पर 2 टीचर की ज़रूरत है। तो ऐसे में 65 बच्चे थे, वहाँ पर कम हो गए, अब 60 बच्चे रह गए, तो 2 टीचर चाहिए, 1 टीचर हो जाएगा सरप्लस। देखिएगा, अब हम यहाँ पर एग्जाम्पल आपको बताएं। जैसे शिक्षक ए है, वहाँ पर 3 टीचर्स थे, जिसमें शिक्षक ए जो 2015 से कार्यरत है, शिक्षक बी जो 2018 से कार्यरत है, और शिक्षक सी जो इस स्कूल में 2021 से कार्यरत है। यानी सबसे पहले आया शिक्षक ए, उसके बाद बी और उसके बाद सी। फीफो के तहत कार्रवाई, चूंकि शिक्षक ए इस स्कूल में सबसे पहले आए थे, इसलिए स्कूल में सरप्लस होने पर उन्हें ही सबसे पहले बाहर यानी बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। उनका स्थानांतरण किन्हीं अन्य जरूरतमंद स्कूल में किया जाएगा। तो यहाँ पर ए को हटा दिया जाएगा क्योंकि वो पहले आया है, चलेगा। अब दूसरी बात करते हैं, ये आपने जान ली फीफो क्या है। दूसरा पॉइंट है स्कूल स्तर पर वरिष्ठता का निर्धारण। स्कूल लेवल सीनियरिटी कैसे होती है, देखिएगा। स्कूल स्तर पर वरिष्ठता का निर्धारण पूरी तरह से शिक्षक द्वारा वर्तमान विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि यानी डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन द करंट स्कूल, डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन करंट स्कूल, ये सीनियर माना जाता है। इस आधार पर सीनियरिटी किया जाता है। इसका अर्थ यह है कि किसी शिक्षक की कुल सेवा अवधि चाहे कितनी भी अधिक हो, स्कूल स्तर पर उसकी वरिष्ठता केवल इसी बात से तय होगी कि उसने मौजूदा स्कूल में कब ज्वाइन किया था। जब ज्वाइन किया था वही सीनियर माना जाएगा। अगर 2 टीचर ने साथ साथ ज्वाइन किया तो जिसकी डेट ऑफ बर्थ ज़्यादा होगी उसे सीनियर माना जाएगा। मूल विद्यालय में कार्यभार की तिथि, विद्यालय स्तर पर वरिष्ठता का निर्धारण शिक्षक की कुल सेवा अवधि के बजाय केवल वर्तमान स्कूल में कार्यभार ग्रहण की तिथि डेट ऑफ ज्वाइनिंग से होता है। इसका तात्पर्य यह है कि किसी भी शिक्षक की कुल नौकरी चाहे कितनी भी लंबी हो, वरिष्ठता की गणना इसी बात से तय होगी कि उसने मौजूदा विद्यालय में किस दिन ज्वाइन किया था। ठीक है, यह यहाँ आपने जान लिया। अब सबसे बड़ी बात है, इसमें भी एक्सेप्शन है, कुछ अपवाद हैं इसमें भी, जो पहले ज्वाइन कर रहा है, यानी विशेष परिस्थिति हैं इसमें। यदि किसी विद्यालय में 2 या 2 से अधिक शिक्षकों की कार्यभार ग्रहण करने की तिथि बिल्कुल समान हो तो यह एक विशेष परिस्थिति होती है। ऐसे में स्थिति वरिष्ठता का निर्धारण शिक्षक की कुल सेवा अवधि के आधार को बनाया जाता है। यदि कुल सेवा भी समान हो तो जन्म तिथि के अनुसार उम्र में बड़े शिक्षक को वरिष्ठ माना जाता है। तो जो सीनियर, जैसा कि मैंने आपको बताया वैसे ही। अब सबसे बड़ी बात है, ये तो हो गई स्कूल की सीनियरिटी। अब जनपद में कैसे होती है, जनपद में कैसे सीनियर का निर्धारण होता है, वरिष्ठता का निर्धारण होता है, देखिएगा मैं आपको बता दूं। जब जनपद स्तर पर सरप्लस शिक्षकों की सूची और उनके समायोजन की प्रक्रिया तैयार होती है तो इसके नियम थोड़े व्यापक हो जाते हैं और ज़्यादा बड़े हो जाते हैं। जैसे पूलिंग क्या है, पूलिंग प्रक्रिया के अंतर्गत सर्वप्रथम जनपद के उन सभी विद्यालयों को चिन्हित किया जाता है जहां आरटीई एक्ट के तय मानकों से अधिक शिक्षक तैनात हैं। इसके बाद इन चिन्हित स्कूलों में फीफो नियम लागू करके वहां से सबसे पुराने शिक्षक को सरप्लस घोषित कर दिया जाता है और इस प्रकार बाहर किए गए सभी अतिरिक्त शिक्षकों को मिलाकर एक जनपदीय स्तर सरपूल तैयार किया जाता है। ठीक है, फिर होता है काउंसलिंग और विकल्प। जनपद स्तर पर काउंसलिंग प्रक्रिया के दौरान सरप्लस शिक्षकों के सामने उन सभी विद्यालयों की सूची पारदर्शी रूप से प्रदर्शित की जाती है जो आरटी मानकों के अनुसार शिक्षकों की कमी है। इसके बाद शिक्षक अपनी सुविधा अनुसार रिक्त पदों वाले स्कूलों का विकल्प चुन सकते हैं जिससे रिक्त चल रहे विद्यालयों को शिक्षक और सरप्लस शिक्षकों को नया तैनाती स्थल मिल जाता है। ठीक है, ये आपने जान लिया। सबसे बड़ी बात है मेरिट या वरिष्ठता क्रम कैसे होता है। देखिएगा, जब इन सरप्लस शिक्षकों का नाम नया स्कूल चुनने का मौका दिया जाता है तब उनकी जनपद स्तर की कुल मौलिक नियुक्ति तिथि यानी डेट ऑफ रेगुलर अपॉइंटमेंट इन द डिस्ट्रिक्ट को देखा जाता है। जैसे आपकी कब ज्वाइनिंग हुई उस समय डेट ऑफ आपकी ज्वाइनिंग जनपद में आपने कब ज्वाइन किया वो देखा जाएगा, यानी जब आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिला हो वो देखा जाएगा। जो शिक्षक जिले में सबसे पुराना है उसे नया स्कूल चुनने का पहला मौका मिलता है, दक्षिण एशियाई और प्रवासी जो हैं उनके। चौथी बड़ी बात है फीफो नियम के लाभ और चुनौतियां क्या हैं, इससे हमें लाभ है या चुनौतियां ये भी मैं आपको बता दूं। यह नियम पूरी तरह पारदर्शी और निष्पक्ष है क्योंकि इसमें ज्वाइनिंग डेट के अकार्ड्स डेटा को एकमात्र आधार माना जाता है। डिजिटल डेटा पर आधारित होने के कारण इस प्रक्रिया में किसी प्रकार की मानवीय हस्तक्षेप, व्यक्तिगत व्यवहार या भाई भतीजावाद की गुंजाइश पूरी तरह खत्म हो जाती है और सभी शिक्षकों को समान न्याय मिलता है। उसके बाद सबसे बड़ी बात है विवादों में भी कमी होती है इससे। इस नियम से कौन आएगा, कौन जाएगा, कौन रुकेगा, ये इसमें गणित बिल्कुल साफ होता है। स्पष्ट डेटा आधारित होने के कारण शिक्षकों के बीच असमंजस की स्थिति नहीं रहती। परिणाम ट्रांसफर और समायोजन को लेकर होने वाले आपसी मतभेद और कानूनी विवाद पूरी तरह समाप्त हो जाते हैं।
सबसे बड़ी बात है इसमें चैलेंज भी है, चुनौतियाँ भी हैं काफ़ी ज़्यादा। क्या है चैलेंज? वरिष्ठ शिक्षकों में नाराजगी होगी इससे। क्यों? कई बार जो शिक्षक सालों से एक स्कूल में मेहनत कर रहे होते हैं उन्हें सबसे पहले हटना पड़ता है, जबकि नए आए शिक्षक जिन्होंने बाद में ज्वाइन किया उसको स्कूल दे दिया जाता है। अब साथियों, कोई टीचर्स, पुराना टीचर्स पूरे बच्चों को जानता है, पूरे गांव को जानता है, अच्छा स्कूल करता है, अच्छा बनाता है। अब ऐसे में उसको सरप्लस हटा दिया जाएगा तो निश्चित ही साथियों उसके लिए मानसिक और शारीरिक दोनों तरीके से टेंशन होगी। और उसके बाद है महत्वपूर्ण नीतिगत छूट। आमतौर पर सरप्लस और फीफो प्रक्रियाओं में कुछ श्रेणियों को विभाग द्वारा सहानुभूति के आधार पर छूट दी जाती है। जैसे बहुत लोगों को छूट दे दी जाती है, जैसे दिव्यांग शिक्षक हो गया, शिक्षिकाएं हो गई, गंभीर बीमारी से पीड़ित है ना, या असाध्य रोगी हैं, इस चीज़ को दे के छोड़, या कोई 2 साल बाद 1 साल बाद उसका रिटायरमेंट है उनको छूट दे दिया जाता है। और या ऐसी शिक्षिकाएं जिनके बच्चे विकलांग या मानसिक रोगी हैं तो उनको छूट दी जाती है। पति से रिलेटेड विधवा है औरत या कुछ भी हो तो ऐसे में छूट दे दी जाती है। और ऐसी शिक्षिकाएं जिनके बच्चे बहुत ज़्यादा छोटे हैं, कोई पालने वाला नहीं है, अकेली औरत है, तो ऐसे में छूट दे दी जाती है। सरप्लस शिक्षकों के लिए फीफो नियम सीधे तौर पर स्कूल में बिताए गए सबसे लंबे समय को आधार बनाता है। स्कूल स्तर पर जो सबसे पुराना है वो सरप्लस होगा, लेकिन जब नए स्कूल के आवंटन की बात आएगी तब जिले की कुल सेवा के आधार पर उसे प्राथमिकता दी जाएगी। तो यहाँ पर साथियों मैंने आपको बता दिया किस तरीके से ये फीफो आउट करता है, इसके क्या नुकसान है। सबसे बड़ा नुकसान यही है कि कोई टीचर नज़दीक है तो पता नहीं चलेगा उसको कहाँ पर भेजा जाएगा। अब चूंकि साथियों पहले आवंटन दिया जाता था, स्कूल काउंसलिंग होती थी, लेकिन अब समाधान 3.0 आया है, उसमें बिना काउंसलिंग को ही आपको स्कूल दे दिया जाएगा, आवंटन कर दिया जाएगा। अब ऐसे में आपको पास भी मिल सकता है, हो सकता है आपको 50-60 किलोमीटर दूर फेंक दें। तो फिलहाल साथियों आपका क्या कहना है? आपको और कोई जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। धन्यवाद।